जी, दिस इज आर पार्ट टू। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने प्रीवियसली पढ़ लिया कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह, हीट स्ट्रेस की वजह से माँ और बच्चे पे क्या असर होते हैं। और अब हम लोग जाते हैं कि हीट स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है। तो नंबर वन डिजीनेस होती है, नंबर टू थर्स्ट, फिर नोजिया होते हैं, वीकनेस होता है, और हैवी स्वेटिंग होती है। हैवी स्वेटिंग की वजह अब आपको पता चल गई ना, क्या थी कि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो 56% टू 64% ब्लड उसकी स्किन की तरफ है। क्यों स्किन की तरफ है? ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करे और वो स्वेटिंग ज्यादा से ज्यादा करे, इस वजह से ज्यादा स्वेटिंग होती है। अब ब्रेन कंफ्यूजन क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड को तो, ब्रेन को तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। अच्छा, थ्रोम्बिक हेडेक क्यों हो रहा है? इसलिए कि वहां पे तो अच्छी सी ब्लड सप्लाई भी नहीं है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है। और स्किन जो है वो रेड हो गई है, हॉट हो गई है। क्यों? बाहर से हीट बहुत ज्यादा मिल रही है और बॉडी के अंदर जो उसको रेगुलेट करने वाला सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा। फिर ठीक डिसआर्थरिया होना शुरू हो गया है, और वो पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जैसे कि अभी आपने बात की। ये सारी किस वजह से हो रही है? ड्यू टू हीट स्ट्रेस। यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल आता है कि अगर ये नॉर्मल इंसान में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर मैं फोकस करूंगी प्रेग्नेंट औरतों की पर ना, कि क्या इफेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। तो अब अगर आप देखें, नंबर वन, वो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का शिकार हो जाते हैं। किडनी का ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन होती है और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। आपने देखा है जिसको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने बहुत कम पानी पीते हैं उनको पेशाब भी बहुत कम आता है। इसका मतलब है कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है। ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो उसमें से चीजें जो है वो फिल्टर होके नहीं आएंगी, पानी फिल्टर होके नहीं आएगा, तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे पहली निशानी जो आती है डिहाइड्रेशन की वजह, ब्लड सप्लाई उसकी किडनी की तरफ कम हो गई है। ठीक है, ओके। दूसरा जो इसके पास मेन मसला आ जाता है वो कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेन आ जाता है। कार्डियो जी, कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेन का क्या मतलब है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो ऑलरेडी, उसका जो कार्डियक आउटपुट ज्यादा है। वजह क्या है? कि वो अपने और बेबी के लिए सब कुछ उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जब इसको हीट स्ट्रेस आता है तो उसके ऊपर डबल बर्डन हो जाता है। ठीक है ना? उसका जो है वो हाइपरटेंशन का, और फिर हाइपरटेंशन भी उसको हो जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से पानी तो कम हो गया लेकिन सोडियम जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उस औरत में, जिसके नतीजे से यहाँ पे भी नेट का इशू होगा। एक मिनट। जी, आप मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैं इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ। जी, ओके जी। तो फीमेल जो होती है उसको डबल काम करना पड़ता है, और इस हालत में जो है बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, फिटल के लिए काम, फिटस के लिए काम करती है। जब पानी की कमी हो जाती है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है और वो फेंट हो जाती है। फिर मेंटल मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही मजे की चीज है, ये समझना भी बहुत आसान होगा। अब आप लोग देखें कि जिस वक्त आप लोग अपनी क्लासेस ले रहे होते हैं, सुबह से आपने नाश्ता किया होता है और क्लासेस लेते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आपको खाना पीना याद ही नहीं होता। जब आपको खाना पीना याद नहीं होता तो क्या होगा? आपको खाना पीना आपको खाना पीना याद नहीं, आप भूल जाते हैं कि आपने सुबह नाश्ता नहीं किया। जब सुबह आपने नाश्ता नहीं किया और खाना भी नहीं खाया, कब कब पता चलेगा? जब अचानक आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। क्यों चक्कर आने शुरू हो जाएंगे? इसलिए कि आपने सुबह से पानी नहीं पिया। और पानी ना पीने की वजह से क्या होगा कि जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। टीचर बोलती चली जा रही है, वो आप एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं। कोई चीज जो है वो दरमियान में नहीं रुक रही। उसकी वजह क्या है? पानी की कमी, पानी की शदीद कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। यही सूरत हाल जब फीमेल के साथ होती है,
तो उसको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कंफ्यूज हो जाती है, वो एंजाइटी का शिकार हो जाती है, वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती है। और जिस तरह के उसके साथ हालात हो रहे होते हैं, और डिप्रेशन में जाती है। और बताया जाता है कि ये लंबे अरसे तक अगर इस तरह की सूरत हाल हो, जैसे कि अक्सर वो वुमेन्स जो सिंध में होती हैं, उनको वो अक्सर इस सूरत हाल का शिकार होती हैं, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। फिर क्या होता है, उनमें डाइजेशन भी कम हो जाती है, न्यूट्रिशन भी कम हो जाती है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि ना तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और ना ही उनकी ब्लड सप्लाई वहां पर अच्छे तरीके से जाती है, उसको भी नहीं और फीटस को भी नहीं। ये इस यहीं पे हमारा दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट होता है। यह यहाँ पे हमारा पहला मॉड्यूल खत्म होता है। पहले मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन लिया, और माँ और बच्चे के ऊपर हमने क्या इफेक्ट देखे थे उसको पढ़ा। दूसरे मॉड्यूल में हम लोग जाएंगे, कुछ केस स्टडीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये केस स्टडी जो है ये रिलेट करेंगी, और ये हमें बताएंगी कि आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को लेके पाकिस्तान में कहाँ पर क्या क्या स्टडीज हुई हैं। तो हमारी जो केस स्टडी, सबसे पहले जो हमारी केस स्टडीज है वो है सिंध विलेज की। ये 2022 में हुई थी। वुमेन ने रिपोर्ट किया था, वो फेंट हो गई थी ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क इन द 45 डिग्री सेंटीग्रेड हीट में, जिसकी वजह से वो प्री टर्म लेबर में चली गई। दूसरी जो है वो अर्बन कराची की है, 2023 की, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो है, वर्कर जो हैं, वो सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हुई थी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तीसरा जो है वो रास्ता प्रोजेक्ट कोहार्ट है, जो कि अभी भी चल रहा है। इसमें 6,000 वुमेन को मॉनिटर किया गया था, और उनको ऐसे सेंसर्स लगाए गए थे, यानी उनके जिस्म के साथ सेंसर्स लगाए गए थे, जिन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं डायरेक्टली के जब मेटर्नल हेल्थ जो होती है एक्सपोज होती है, यानी माँ जो होती है वो हीट को एक्सपोज करती है, तो जो न्यू बॉर्न है उसके सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इनको हम लोग रिलेट करते हैं ग्राउंड थ्योरी से। ग्राउंड थ्योरी आपकी क्या कहती है इसके हिसाब से? तो अच्छा, आप में से, आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि ग्राउंड थ्योरी क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? जी। जी जनाब, ग्राउंड थ्योरी का किसी को पता है? ओके, चले मैं बता देती हूँ। ग्राउंड थ्योरी जो होती है वो आपके जो पूरी सूरत हाल होती है उसको ग्राउंड रिलेटिव्स के साथ रिलेट करते हुए आपको हकीकत बताती है। तो ये सिर्फ रूरल वुमेन हो जाती है ड्यूरिंग फील्ड वर्क। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये थी कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो जो है वो कपास चुनने का काम कर रही थी, घरों से दूर थी। ठीक है, या दूसरे काम कर रही थी। तो इसके ऊपर जो थ्योरी बनाई है उन्होंने ये बताया कि हीट स्ट्रेस जो है वो थ्योरेटिकली नहीं है, डायरेक्टली प्रैक्टिकली उसने उसके ऊपर काम किया है। वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुई है, फेंट हुई है, और उनके ज्यादातर औरतों के जो है वो प्री टर्म लेबर में चली गई। हमने वहां पर क्या एक्शन करना है कि इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ने क्या करना है, हम लोगों ने कि वहां पे उनको उनको हाइड्रेट करना है, उनको जो है शेडेड जो साइदार जगह है वहां पर उनको बिठाना है, मुसलसल जो है वो इनको हीट एक्सपोजर नहीं देना, और साथ साथ फैमिली को एजुकेशन देनी है कि आप जो है इनको किस तरह गर्मी से बचा सकते हैं। दूसरी जो है वो आपकी आती है जी, ऑब्जर्वेशन। कराची गारमेंट फैक्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कराची गारमेंट फैक्ट्री में ये हुआ था कि आपके पास जो फीमेल वर्कर्स वहां पे काम कर रही थी, उन फीमेल वर्कर्स में पानी की शदीद कमी हुई। ठीक है, पानी की शदीद कमी क्यों हुई? क्योंकि वो वर्कर जो थी वो कंटिन्यूस काम करने में लगी, उनके काम जल्दी खत्म कर ले, काम जल्दी खत्म कर ले, और उन्होंने अपने पानी का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, और वो प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो, जब उनका सर्वे किया गया तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत चक्कर आते हैं, और हम बहुत थक जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो हम जो है निढाल होके गिर पड़ते हैं, खास तौर से जब लॉन्ग शिफ्ट में काम करते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है पानी पानी भी नहीं होता वहां पर, जो है हवादार जगह भी नहीं होती। यहाँ पर हमारी ग्राउंड रियलिटी
बताती है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो है वो वैसे भी हीट थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर मशीनरी की वजह से हीट ज्यादा होती है। जब वो कंबाइन करती है प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी के साथ, तो उसके नतीजे में उन औरतों की हालत बहुत खराब होगी। इतनी ज्यादा खराब होगी, बेहोश हो गई, रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बीपी उनका बिल्कुल कम हो गया। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जाके उनकी तबीयत ठीक हुई। लेकिन अगर आप सोचे कि अगर उनको वक्त पे हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, फिर क्या होता। अक्सर की जो डिहाइड्रेशन की वजह से सिवियर हाइपो नेट्रीमिया हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, और बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और अक्सर कम बीपी की वजह से जो है डेथ भी हो सकती है। देन एक्शन क्या लेना है कि वर्क फोर्स रिफॉर्म करना है। वर्क प्लेस जो है वो आपने बहुत अच्छी सी बनानी है उन प्रेग्नेंट औरतों के लिए। उनके लिए कूलिंग ब्रेक्स होने चाहिए, उनके लिए सिंपली वैसे भी ब्रेक्स होने चाहिए कि 1 घंटे बाद जाके वो बैठ जाए, कुछ खाए पिए। क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी की वजह से अक्सर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लोअर एब्डोमेन और लोअर लेग्स पे ज्यादा होती हैं, ब्रेन की तरफ वो कम जाती हैं। नंबर 2, उनका हाइड्रेशन स्टेशन बनाना है। ठीक है, वहां पर पानी मुसलसल रखना है, पानी हो गया, जूस हो गया, दूसरे मशरूबात हो गए, उनकी पसंद के मुताबिक, कि वो बिला झिझक आए पानी पे दोबारा अपने काम में लग जाए। ठीक है, और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपने करना ही करना है अगर आपने उन औरतों को वहां पर काम करवाना है। तीसरी जो हमारी आ जाती है, वो आ जाती है रास्ता प्रोजेक्ट, जिसमें जो है सेंसर फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि 6,000 वुमेन जो है उनको ट्रैक किया गया था। डायरेक्टली उनका लिंक ढूंढा गया था कि जो माँ को हीट सर्कुलेशन होती है उसका बीपी सर्वाइवल पे क्या असर होता है। ठीक है, तो हमें पता चला है कि हीट स्ट्रेस जो है वो मेजरेबल होता है, वो क्वांटिफाइबल होता है, और ये प्रिडिक्ट करता है, पहले से बता देता है कि अगर इतना हीट स्ट्रेस हुआ तो बेबी के ऊपर क्या असर होगा, और उसका उस सूरत हाल में हमें क्या एक्शंस लेने की जरूरत है। ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो मामला होते हैं, जब वो काम कर रही हो, चाहे घरों में हो या बाहर हो, तो वो उनको ये सिखाना चाहिए कि वो किस तरह अपने माहौल के साथ, मौसम के साथ जो है वो अच्छे तरीके से चल सकती हैं, उनको अडॉप्ट कर सकती हैं। ठीक है, और ये डेटा हमें बताता है कि ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। इसी की बेस पे पॉलिसी जो है वो बनी भी है, और आगे इस प्रोसेस में भी है कि जो घरों में काम करने वाली औरतें हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाली औरतें हैं, जो स्ट्रीट्स में काम करने वाली औरतें हैं, उनके लिए हमें किस तरीके से पानी का इंतजाम करके रखना है, सायेदार जगह का इंतजाम करके रखना है, उनके लिए अच्छी सी बैठने की जगह होनी चाहिए, उनका जो है वर्कलोड कम होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो पॉलिसी में शामिल की गई हैं, और अभी मजीद ये कंटिन्यूस। अभी आपको बताते हैं कि जो ग्राउंड थ्योरी है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि आप जो है सिर्फ इसको एज एब्स्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। औरतों का गिरना, कोलैप्स हो जाना, और जो आपका सेंसर है उसका जो डेटा है वो आपको बताता है कि आप इन हकीकतों को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकली हो रही हैं चीजें, और आप इनसे नजर नहीं चुरा सकते। हाँ, हीट जो होती है वो माँ और बच्चों को मार देती है जब तक कि हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करें। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा मॉड्यूल शुरू होता है। यहाँ पर अब आपसे एक छोटा सा सेशन लेते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, फिर हम तीसरे मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। जी रेडी है? अपना माइक खोलें और बोलें कि इस सेशन में आपको क्या समझ में आया। जी जनाब, कौन बोलेगा, ईमान बोलेगी या लाइबा बोलेगी? लाइबा फियाज या लाइबा यस मुनीर? मैम। चलें बोले जी। यस मैम, हमें हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स आपने हमें बताई हैं, जैसे डिजीनेस हम्म। वगैरह हो जाता है, कंफ्यूजन हम्म। होती है और वीकनेस होती है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो फेंट भी हो सकती है। हम्म। और इसके अलावा जो है, अगर हीट स्ट्रेस वगैरह हीट स्ट्रोक उसको हो जाएगा तो उसकी मैटरनल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो कार्डियक आउटपुट है वो बहुत ज्यादा हुआ होता है।
और बिल्कुल जब सही। हीट स्ट्रेस उसके ऊपर आता है तो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम्म। हाइपरटेंशन वगैरह या फेंटिंग में जो वुमेन है वो चली जाती है। बिल्कुल इसके सही। अलावा हम लोगों ने इसमें थ्योरीज आपने हमें बताई हैं, कुछ ग्राउंडेड थ्योरीज हैं, कुछ हम्म। जो सिम डिलीवरी बहुत ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से प्री टर्म लेबर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सही है, जबरदस्त। बाकी लोगों ने क्या समझा? जी जनाब। मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ शेयर करें। जी मिशाल, नायाब, तैयबा, सामिया, आप लोग बताएं क्या इनपुट रहा, क्योंकि अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करने लगे हैं। जी मैम, हमने ये समझा कि जो हीट स्ट्रेस है वो कितना ज्यादा मतलब मैटरनल हेल्थ पर और फीटल हेल्थ पर असर करता है, और हम्म। ये आजकल मोस्टली बहुत कॉमन हो रहा है, जैसे आपने डाटा शेयर हम्म। किया अपना। और हम्म। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर भी हम टीम्स में भी देखें तो एमसीएच वाली साइड पर बहुत ज्यादा रश है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट एरिया, हम्म। और यहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटीज भी आप देख सकते हैं, रश की वजह से हम प्रॉपरली सब पेशेंट्स को हम बिल्कुल ही हम्म। मतलब उस तरह से ट्रीटेबल नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए, मतलब उनकी वो उस तरह की केयर नहीं हम की जा रही, जहाँ अगर हम देखा जाए यहाँ पर हमारी जो ओपीडी है वहाँ पर इतना रश है मैम। यहाँ पर इवन कि जब डॉक्टर्स ब्रेक पे भी जाते तो वहां पर जो मॉर्निंग से जो सुबह से मतलब पेशेंट वेट कर रहे होते हैं, वहां पर मतलब बैठने की भी इतनी वो बी। जगह नहीं होती, मतलब वहां पर मतलब कोई मतलब ना ही पंखा है ना ही कोई मतलब ऐसा कूलिंग एरिया नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सी जो पेशेंट्स हैं जो कि मतलब जिनका मतलब 8 मंथ चल रहा होता है या 7 मंथ चल रहा होता है, तो वो जब वहां पर आती हैं तो यहाँ पर वहां पर ऐसी चीजें हीट स्ट्रेस बहुत देखने को मिलता है। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया। और आपने एक चीज नोट की होगी, वो औरतें बहुत बेचैन होती हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता। नोट किया आप लोगों ने? यस मैम। क्योंकि उनका यस वेट मैम। इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो रही होती ना। नंबर दो, उनको जो है वो उनके घुटने जो होते हैं वो सूजे हुए होते हैं, उसकी टांगे जो होती हैं वो सूजी हुई होती हैं। ऑलरेडी उनको ओडिमा होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा अक्सर कुछ खाती पीती भी नहीं है। चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि ये अनीमिक है, चेहरे से पता चल रहा होता है कि इनको पानी की शदीद कमी है। तो ये हीट स्ट्रेस के जो है कंडीशन उसको और ज्यादा बढ़ा दे। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इफेक्ट्स होते हैं जो हीट स्ट्रेस, अभी हीट स्ट्रोक नहीं हुआ, अभी हीट स्ट्रेस है। ठीक है, तो आप फीटस के ऊपर और माँ के ऊपर क्या असर होते हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। मैम, सबसे पहले तो जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता हम्म। है फीटस को। वेरी गुड। और मदर को जो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते वेरी हैं, गुड। डिहाइड्रेशन होती है, और हम्म। इलेक्ट्रोल मेन जो होता है वो स्वेटिंग की वजह से और पानी कम पीने की वजह से उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है। वेरी गुड। सही है। अगर हम माँ को देखें तो माँ में क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर क्या क्या साइन सिम्टम आ जाते हैं? वो फटीग होती है, डिजीनेस फील करती है। हाँ, चक्कर आ रही है, वेरी गुड, चक्कर आ गए उनको, कहेगी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा है, और अगर मैम, आप जो उनकी मदर होती आंखों है को उसको देखें। कंफ्यूजन हो जाती है। वेरी गुड, वो आपकी बात नहीं समझ रही होती, अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं पूछते तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि डॉक्टर क्या पूछ रही है, ठीक है। और क्या होता है? और मैम यूरिन फिर जो है वो डार्क नहीं यार। कलर्ड होगा वेरी गुड। डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन की वजह से उनका यूरिन जो होता है बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है। अगर हम खुद भी देखें ना, तो हमें भी जब हम 4 5 10 घंटे तक पानी ना पिए तो यूरिन तो बाद का आता भी नहीं है। आता है तो बहुत डार्क कलर का आता है, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। और क्या होता है? सनकन आइज होती है। वेरी गुड, सनकनाइज हो जाती हैं। वेरी गुड। और जबान कैसी होती है उनकी? ड्राई। हाँ, जबान कैसी होती है?
सूखी हुई होती है, मैम ड्राई हो ड्राई जाती है, कोटेड ड्राई सी हो हो ड्राई हो जाती है। जाती अगर उनका चेहरा देखें तो वो चेहरा कैसा होता है, नॉन रिस्पॉन्सिव, मैम। जाती है। रेड। यस मैम, है पोर्ट ना। स्किन हो जाती। हाँ, उनकी चेहरा वो आपकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे। वो बिल्कुल मुकम्मल अजनबियत होती है, चेहरा ड्राई होता है, आंखों में अजनबियत होती है, होंठ सूखे हुए होते हैं, आंखें से होती हैं उनकी सनकी नाइज होती है, और उनकी जो स्किन इंटीग्रिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है। बात की तो सांस भी तेज चल रही होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यस अच्छा। मैम। अच्छा तो यस मैम। वेरी गुड। मैं आप लोगों के साथ जो है एक शेयर करने लगी हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये शेयर हो रहा है, सबके पास आ गया जी। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट हमें क्या बता रहा है, ये हमने जो भी तीसरा मॉड्यूल शुरू किया है उस तीसरे मॉड्यूल की ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है ना। क्या नजर आ रहा है आपको, बताइए जी, पढ़े क्या है ये। गाइडेंस फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। वेरी गुड। और इस गाइडेंस में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं उसको, ये नजर आ रही है ना सबको। मैम चीफ कंप्लेंट। हाँ जी थोड़ा, मैम। ये क्लियर है सबको। आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके जी जनाब, ये है हमारा इस आज का जो सेशन है ना उसका लास्ट पार्ट। ठीक है। अगर आप देखें तो जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है ना उसको पता होना चाहिए कि उसके एरिया में क्या है, क्या हो चुका है, उसके एरिया में हीट वेव स्टार्ट हो चुकी है। और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 30 से ज्यादा हो जाए तो ये बहुत ही खतरे की बात होती है। और साथ ये भी देखना है कि उसमें नमी है या नहीं। तो ये जो अभी मैं आपके साथ फॉर्म शेयर कर रही हूँ ना, ये ओवरऑल फॉर्म है। ठीक है। ये हमने 15 मिनट में समझना है। कहते हैं क्रिटिकल असेसमेंट हीट रिस्क चेकलिस्ट टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क पेशेंट एंड द हाउ वी कैन एजुकेट देम। तो अगर पेशेंट की हिस्ट्री की चेकलिस्ट देखें तो क्या आता है, नंबर वन चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में सबसे पहले हीट एक्सपोजर ड्यू टू नंबर वन आउटडोर, वो बाहर बैठी हुई थी, ट्रैवल कर कर आई है, क्लोज व्हीकल था, और नॉन एक्सर्शनल एक्टिविटीज में वो शामिल थी। यानी कि वो ट्रैवल कर, अभी हम भी बाहर से ट्रैवल करके जाते हैं ना तो हमारी हालत कैसी होती है, हम पूछेंगे कहाँ से आई हो तो बताएगी मैं सफर कर कर आई हूँ, या मैं ओपीडी में बैठी हुई थी लेकिन वहां पर हवा ही नहीं थी, क्लोज एरिया था, या मैं बंद गाड़ी में आई हूँ। नंबर वन। नंबर टू, आउटडोर थी, काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी, खेतों में काम कर रही थी, चुन रही थी, कपास चुन रही थी, या मैं आलू चुन रही थी, या मैं सब्जियां ले रही थी, या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में शामिल थी। ठीक है। फिर है ये जनरल एक ही उसका है ना। फिर नियर हीट रिसोर्स, क्यों इतनी गर्मी का शिकार हुई हो, मेरे करीब आग जल रही थी, ठीक है, या हॉट इंजन था, या मेरे करीब कोई मशीन चल रही थी। फिर इंडोर में आप क्यों हीट का शिकार हुए हो, मैं काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी, या स्कूल में काम कर रही थी, ऑफिस में काम कर रही थी, घर के काम कर रही थी, बिजली नहीं थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। फिर है मास गैदरिंग में थी, बहुत ज्यादा स्पेशल, जी मास गैदरिंग में थी, या शादियों में आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी शादियां होती है, इतने सारे लोग होते हैं लेकिन पंखे नहीं होते, फिर खासतौर से इस तरह के मौसम में। ठीक है। फिर क्या होता है, मैं कहीं पे घूमने फिरने के लिए गई हुई थी, तो वहां पर कोई किसी किस्म की हवा का कोई वो नहीं था इंतजाम। फिर क्या था, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ, पहली हेल्थ की कंडीशन आपकी कैसी थी, वो यहाँ पे लिखते हैं कि फिर कोई मेडिसिन यूज कर रहे थे, हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी ये हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, बाद मेडिसिन लेते हैं ना तो उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम लोग जो है टी3 लेते हैं। इसी तरह हम रिस्क फैक्टर पूछेंगे। नंबर वन रिस्क फैक्टर क्या आ सकता है कि वो ऐसे इलाके में रहती है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, या लोग मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास पंखा ही नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम उनको देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ द हाउस किस तरह का है, एडिक्वेट वेंटिलेशन है,
या टिन वाला हाउस है जिसमें के जो है गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, या ओवरक्राउडेड हाउस है, ठीक है, या जे की शीट है, या प्लास्टिक पॉलिथीन मटेरियल की शीट है। फिर आप क्या करते हैं, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने की जगह है, ठीक है, कूलिंग जो है एप्लीकेशन है, आप उनके अप्लायंस हैं जैसे फैन हो गए या कूलर वगैरह हो गया, पावर सप्लाई वहां पर है, ट्रांसपोर्ट है, कोई फंक्शनल टॉयलेट फैसिलिटीज है। फिर आप देखें हीट स्ट्रेन के बारे में से पूछ ले, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में पूछ ले, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के बारे में पूछ ले, गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पूछ ले, फीटल वेलबींग के बारे में पूछ ले, और फीटल ग्रोथ के बारे में उससे पूछे। इसमें थोड़ा सा हम अगर इसको और लेके चले तो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर भी हम उसके देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और हीट वेव अलर्ट वहां पर है या नहीं, यानी आपको पता भी है कि वहां पर हीट वेव हो भी रही है या नहीं। तो ये हमारे पास आप ये एक परफॉर्मा है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फीमेल जो है वो किस किस्म की हीट स्ट्रेस का शिकार है। या ये आपको समझ में आया? यस। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछे। यस मैम, समझ आ गई है। तो ये आपके लिए जर्नल भी है, आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं। जैसे ही उसे पूछेंगे तो आपको फौरी तौर पर नंबर 1 आपने चीफ कंप्लेंट पूछ लेनी है, नंबर 2 प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस पूछ लेनी है, मेडिसिन के बारे में पूछ लेना, रिस्क फैक्टर, फिर हाउस कैसा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, कूलिंग अप्लाइंस है यानी पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, फंक्शनल टॉयलेट है ये, और प्रेगनेंसी के हवाले से आपने उससे ये पूछ लेना है। फीटल ग्रोथ कैसी हो रही, फीटल वेलबींग कहते हैं, गेस्टेशन डायबिटीज नहीं तो नहीं है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, और उसके साथ साथ जो है उसको आपने बता पूछना है कि किसी किस्म का आपको हीट स्ट्रेन पहले भी हुआ या नहीं, और इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर कर लेने। यहाँ तक करने के बाद हम लोग जो है इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे, और तीसरे सेशन में हम लोग ज्वाइन करेंगे जिसमें हम लोग मैं आप लोगों से एक एक्टिविटी करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ फिर आप लोगों ने क्लोज करना है। तो इसको मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप इसको देखें, और इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछें। जी तैयबा। जी तैयबा बताइए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछे। चले, अपने आप से ये वाला परफॉर्मा जो है वो अपने आप से आप पूछे। कोई चीफ कंप्लेन है आपकी? अभी आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो रास्ते में एक ऐसा मौसम होता है, क्लोज वैन में जाते हैं, हवा वगैरह लगती है या नहीं, और या वार्ड में काम कर रहे हैं तो वर्किंग कंडीशन कैसी होती है, ठीक है, या आप हॉस्टल में रहते हैं और या घर में रहते हैं या क्लास लेते हैं, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि रूम कूलर चल रहा हो, उसकी अपनी ही हीट बहुत ज्यादा हो, या मशीन को चल रही है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा घर में भी गर्मी है, हॉस्टल में भी गर्मी है, और मौसम भी बहुत ज्यादा ऐसा है। तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप मुझे बताएं। जी जनाब। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्लियर है? चलें फिर एक काम करते हैं, कोई भी एक बंदा दूसरे की हिस्ट्री ले ले, स्टार्ट करें। चलो तैयबा। तैयबा, कमल जो है वो किससे लेंगी, किससे लेंगी हिस्ट्री बताइए। ईमान से ले ले, या लाइबा से ले ले, या मिशाल से ले ले, कौन रेडी है? मैम जी। मेरी हिस्ट्री दे दें। चलो, तैयबा मिशाल की हिस्ट्री ले ले भाई, क्वेश्चंस को देखते हुए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मिशाल। वालेकुम सलाम। मिशाल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका आज आना कैसे हुआ? मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और उसकी वजह से
मुझे चक्कर आते हैं और फिर मुझे अगले बंदे की बात समझ नहीं आती, और उस टाइम मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। आप आई कैसे हैं? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आई हूँ। वो गाड़ी ठीक थी, उसमें हवा वगैरह थी, या वो गाड़ी बंद थी? नहीं, गाड़ी बंद थी, बस में आए हैं, वहां बहुत ज्यादा रश था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, सफोकेशन हो रही थी। ठीक है, तो आपको जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपको मेडिसिन वगैरह यूज करती हैं? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं यूज करती। ठीक है, आप पानी वगैरह ठीक पीती हैं? जी, जितनी कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना पी लेती हूँ। मैक्सिमम कितना पी लेती हैं? मैम, दिन का मैं 8 से 10 गिलास पीती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ले ली है हिस्ट्री आपने, पहली दफा है। वेरी गुड। जी, तो इसका मतलब है बाकी लोगों को भी इसके बारे में समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिखा हुआ है कि औरत को हाई रिस्क प्रेगनेंसी की भी लिए भी आप असेस करें, ये वाली चेकलिस्ट को अगर देखें तो ये हीट स्ट्रेस को जानने के लिए है। ये वाली जो है ये प्रेगनेंसी को जानने के लिए। तो कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वो इसकी हीट स्ट्रेस वाली कंडीशन को और वर्स बना सकती है? कोई हाई यस रिस्क मैम। प्रेगनेंसी? हाँ, कौन सी? शाबाश विशाल। मैम, एक्लेम्शिया, एक्सीलेंट, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया में। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। वेरी गुड। ये क्योंकि उसमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन होती है, ये कंडीशन मिल जाए तो और ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो वी आर नाउ क्लोज दिस सेशन। पहला सेशन में हमने पूरी जो है इनॉटमी फिजियोलॉजी पढ़ ली थी हीट स्ट्रेस की और उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा सेशन जो है वो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है अगर वो हाई रिस्क हीट स्ट्रेस के साथ आती है और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं, उसको नॉर्मल भी होती हैं, तो हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें इफेक्ट भी पढ़े कि मेटरनल हेल्थ और फीटल डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। दूसरा सेशन आज का इस हिस्से में ये हमने कंप्लीट किया। तीसरे सेशन में अब हम जाके देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का नेक्स्ट क्या काम है। तो स्टे विद मी। आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ। आप जो है पानी वानी पी कर आते, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ और ठीक 5 मिनट के बाद बल्कि ज्वाइन करते हैं। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग फिर कवर करते हैं। ठीक है जी, डन है? आप लोग मेरे साथ हैं? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई एम गोइंग टू एंड फॉर दिस सेशन, दिस पार्ट, आज के सेशन का सेकंड पार्ट। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज लुकिंग गुड। आप लोग हैप्पी हैं इस पार्ट से? यस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।